हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 4। ओके, क्या पढ़ेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 4। आज हम इसमें पढ़ेंगे फेरा एंड फेमा कि क्या होता है। चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। देखिए, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी हो गया था हमारा। हम आज पढ़ेंगे फेरा। ठीक है, इसका डिटेल पढ़ेंगे, फेमा एंड फेरा का। ठीक है जी। चलिए, फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब आया था? इस एक्ट का 1991 में, सॉरी 1999 में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये किसके लिए आया था? ये लॉ किस लिए आया था? फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड था ये। एंड इसका ऑब्जेक्ट था फैसिलिटेट करना एक्सटर्नल ट्रेड को, जो हम फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, उससे रिलेटेड था ये। एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं, पेमेंट करते हैं, प्रमोट करना था एंड डेवलपमेंट करना था, मेंटेन करना था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में। ओके, और ये पास हुआ था 29 दिसंबर 1999 को, मीन 29 दिसंबर 1999 को, इन पार्लियामेंट में। इसने रिप्लेस किया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को। किसको रिप्लेस किया था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को, फेरा को इसने रिप्लेस कर दिया था। ये एक्ट, दिस ऑफेंस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज विद सिविल ऑफेंस। पहले जो फेरा था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का था। ठीक है, उसमें जो ऑफेंस होते थे बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के होते थे, क्रिमिनल ऑफेंस ऑफेंस माने जाते थे। मीन अगर किसी ने फॉरेन एक्सचेंज में कोई भी गलती की या फिर कोई भी मिस्टेक किया तो उसको एज ए क्रिमिनल माना जाता था। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में क्या हुआ, उसको सिविल ऑफेंस माने जाने लगा। ठीक है जी, ये पूरे के पूरे इंडिया पर लागू होता है। इसने फेरा को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फुल फॉर्म फेमा का, ये 29 दिसंबर 1999 को पास हुआ था, आया था। ये अप्रूव किया गया था बाय द पार्लियामेंट के द्वारा। और इसने फेरा को क्या किया था? रिप्लेस कर दिया था। फेरा भाई साहब को भगा दिया था। ओके, हाँ जी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था रेगुलेट करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है जी, एंड रिस्ट्रिक्शन करना था सर्टेन टाइप ऑफ पेमेंट्स, कुछ टाइप की पेमेंट्स को रोकना था। एंड डीलिंग करना था इन्वॉल्व फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी। ठीक है, जो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कोई मिस यूज ना हो। ठीक है, और इसके लिए ये आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फेमा वॉज इंट्रोड्यूस 1999। ठीक है जी, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है डिड नॉट फॉलो द पोस्ट लिबराइजेशन गाइडलाइन सॉर्ट आउट बाय द इंडिया। ओके, उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? इजियर फॉर इंडियंस के लिए इजी बनाना था ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, क्योंकि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, मनी सेंड कर रहे हैं, उन सबको इजी बनाना था। और ये डिज़ाइन किया गया था कि हेल्प करने के लिए ऑर्डिनरी एक्सपेंशन एंड मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है उसको मेंटेन रहे और उसका बढ़ाव एक्सपेंशन। ठीक है, ट्रांजिशन इस इंडिया, इसमें एक्सप्लेन किया गया था प्रोसीजर क्या होगा, डील्स क्या होंगी, लीगलिटीज क्या होंगी अगर आप फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हो तो। उसके बाद हाँ जी, पेनल्टी क्या है अगर आप वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ फेमा, अगर आप किसी भी रूल्स का वायलेटिंग कर रहे हो, रूल को तोड़ रहे हो, तो उसमें आपको कुछ फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, फाइन भी हो देना पड़ेगा, हो सकता है, और हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या ऑफेंस किया है, क्या मिस्टेक किया है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम पेनल्टी थी फेमा की 3 टाइम अमाउंट ऑफ इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, जो आपकी ट्रांजेक्शन है उसका अमाउंट का 3 टाइम। ठीक है, जैसे कि आपका अमाउंट था 1 लाख का। ठीक है, तो आपका उसको 3 टाइम देना पड़ेगा, 3 लाख, और 2 लाख। 2 लाख जो इसमें से हायर होगा, मीन आपको कितना देना पड़ेगा? 3 लाख देना पड़ेगा एज ए फाइन। समझे? उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 प्रेफर टू द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को बताता है, फॉरेन सिक्योरिटीज को, एन इंस्ट्रूमेंट दैट एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी,
ठीक है जी, एंड सिक्योरिटीज को, री रिम्बर्समेंट एंड पेमेंट्स को जो फॉरेन करेंसी में हमें कम करनी है। ये एक्ट रेगुलेट करता है ट्रांजेक्शन्स को, जो फॉरेन एक्सचेंज में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रेड के लिए आया था ये, पेमेंट्स हम करते हैं बाहर, तो उसके लिए ये आया था। ओके, उसके बाद करते हैं फेमा। किसके द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। जो आरबीआई होता है, ठीक है, आरबीआई होता है, वो क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ एक्ट। जो भी इस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्सिंग करने के लिए आरबीआई रेस्पॉन्सिबल होता है। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मुलेटिंग करने के लिए पॉलिसीज को एंड रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज, जो किससे रिलेटेड होती है, फॉरेन एक्सचेंज से। ओके, फेमा एक्सपोर्ट प्रेफर टू द शिपमेंट एंड ट्रांजिशंस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस। ठीक है जी, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक गुड्स को दूसरे देश, कंट्री भेज रहे हो, दूसरे देश भेज रहे हो, ठीक है, गुड्स या सर्विस को इंडिया से कहीं बाहर भेज रहे हो, ठीक है जी। और इसमें ऐसी गुड्स नहीं आती थी जो प्रोहिबिटेड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट प्रोहिबिटेड करता था कुछ ट्रांजेक्शन्स को, मीन इसमें नहीं आती थी, जो क्या होंगी, अनऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग जो थी, अनऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग वो इसमें नहीं आती हैं, ठीक है। या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, जैसे कि आपने रिसिव किया फॉरेन डोनेशन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ही आपने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज मतलब डोनेशन मिला आपको फॉरेन से, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। कोई भी, it also prohibit capital account transactions that is not conform with the regulation and rule prescribed under the act। ठीक है, ऐसी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स जो कि रूल रेगुलेशंस में नहीं थी, ठीक है जी, इस एक्ट में नहीं थी, प्रिस्क्राइब नहीं थी, तो वो भी इसमें नहीं आएगी। मेन प्रोविजन ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट 1999 का क्या है, रेगुलेटिंग करना है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को, एंड प्रोविजन प्रोहिबिटिंग द सर्टेन ट्रांजेक्शन्स रेगुलेटेड द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, एनालाइज करना था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को। ओके, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड था ये। उसके बाद पर्पज ऑफ फेमा वही था, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स से रिलेटेड था, ठीक है, प्रमोट करना था एक्सटर्नल ट्रेड को, ठीक है, पेमेंट वगैरह किस तरह होनी है मेंटेन करना था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में, एंड रेगुलेट करना था कैपिटल अकाउंट को, स्टेबल करना था इंडियन इकोनॉमी को। ओके, अब पढ़ते हैं फेमा एंड पेरा में मेन डिफरेंस क्या था। देखिए जी, फेरा का फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये आया था 1973 में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये आया था 1999 में। जो फेरा था वो फोकस करता था कंट्रोलिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स पर, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स, विदेशी मुद्रा में जो हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उन पर। और फेमा डिजाइन किया गया था प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए उनको, किसको, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए एंड फैसिलिटेट करने के लिए। फेरा वॉज मोर रिस्ट्रिक्टिव, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव थी। आपको अगर कोई रूल तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको एज अ क्रिमिनल देखा जाएगा। बट फेमा में क्या था, मोर लिबराइजेशंस, रेगुलेशंस में छूट दी गई थी, फोकस किया गया था इनका मोस्ट सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइजेशन फॉरेन एक्सचेंज लॉ इन इंडिया। ओके, डिफरेंस पढ़ते हैं फेमा का एंड फेरा का। चलिए इधर से ढंग से हो जाए। जो फेमा था और फेरा था, फेरा का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एंड फेमा का क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये मैनेजमेंट था, ये रेगुलेशन था, ठीक है। ये 73 में आया था बाय द पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। और ये रिप्लेस करता था फेरा को, कौन, फेमा। 29 दिसंबर 1999 को रिप्लेस करता है फेरा को। इट वॉज 1 जनवरी 1974 को ये फोर्स में आया था, ठीक है, 1974 को ये फोर्स में आया था, और ये जून 2000 में, ठीक है जी, फेमा रिप्लेसिंग फेरा। उसके बाद वाजपेयी गवर्नमेंट था 1998 में, उसने रिप्लेस किया था फेरा को। ये एक्ट किसके लिए आया था, रिप्लेसिंग ऑफ फेरा। इसमें
फेरा में 81 सेक्शंस थे। फेरा में 81 सेक्शन थे और फेमा में 49 सेक्शन है। ठीक है जी। फेरा का मेन रोल था आने के लिए कि दैट वाज फॉरेन एक्सचेंज वाज अ स्केयर रिसोर्स, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कम था, इसीलिए हमने फेरा को लाया। और फेमा का मेन पॉइंट था मैनेजमेंट करना, कंसिडरेशन ऑफ द जो फॉरेन असेट्स थी उनका कंसिडरेशन वगैरह देखना। ठीक है, इसके लिए था। हाँ जी। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज वॉज मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या था, कंजर्वेशन करना, और मैनेजमेंट करना फेमा का। फेमा का मेन ऑब्जेक्ट था मैनेजमेंट करना। इसमें जो हमारा फेरा था, ठीक है, फेरा था उसमें ऑथराइज पर्सन का अच्छे से डिस्क्रिप्शन नहीं था। ठीक है, अस्पष्ट डिस्क्रिप्शन था। इसमें पूरा मोर डिफाइंड ऑथराइज पर्सन जो है उसका मोर डिफाइंड अच्छे से इसमें डिस्क्रिप्शन था फेमा में। इसमें बैंक इंक्लूड नहीं होते थे ऑथराइज पर्सन में, बट फेमा में बैंक इंक्लूड होते हैं। अगर आपने फेरा में कोई रूल तोड़ दिया है, ठीक है, तो आपको एज ए क्रिमिनल ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने फेमा में कोई रूल तोड़ दिया है तो आपको सिविल ऑफेंस एज अ कंसीडर किया जाएगा। फेरा में नो लीगल हेल्प, आपको कोई लीगल हेल्प भी नहीं मिलेगी अगर आपने कोई रूल तोड़ दिया है तो। इसमें क्या था, लीगल हेल्प आपको मिलेगी अगर आपने कोई रूल तोड़ दिया है। ठीक है, ये कह रहा है कि इन केस ऑफ वायलेशन देयर वाज नो स्कोप ऑफ ट्रिब्यूनल, कोई ट्रिब्यूनल कोई अपील कहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट सीधा हाई कोर्ट में आपको पेश कर दिया जाता था फेरा में। लेकिन इसमें स्पेशल डायरेक्टर्स अपील्स ट्रिब्यूनल्स प्रोवाइड किए गए हैं अगर आपने कोई रूल तोड़ दिया है फेरा में, सॉरी फेमा, किसमें, फेमा। उसके बाद डायरेक्ट पनिशमेंट होती थी किसमें, फेरा में। कंपनीज वगैरह अगर कोई रूल तोड़ देते हैं तो उसको डायरेक्ट पनिशमेंट होती थी, इसमें डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं होती। आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है, अपने आप को प्रूव करने का। अगर तब आप दोषी साबित होते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर आप पेनल्टी जिस दिन से आपने क्रिमिनल, मतलब आपने क्रिमिनल तो इसमें माना जाता है ना, सिविल ऑफेंस किया, मीन अगर आपने कोई रूल तोड़ा उस दिन से और 90 डेज के अंदर आपको अपना फीस अपना फाइन जो था वो पेमेंट करना होगा, अदरवाइज आपको जेल हो जाएगी। समझे। प्राइमरी चेंज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसमें इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। उसमें लोगों को अपने आप को पेश करने का, अपने आप को प्रूव करने का मौका भी नहीं मिलता था, इसीलिए इसको लिबराइजेशन, इसमें कुछ छूट दी गई, इसीलिए क्या आया था, फेमा आया था। ठीक है जी। डायरेक्ट ऑफ इन्फोर्समेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द फेमा। कौन, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट जो थे इसमें इंक्लूड होते हैं इन्वेस्टिगेशन, कॉन्ट्रावेंशंस, इम्पोजिंग द पेनल्टी फॉर वायलेंस। डायरेक्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ईडी रजिस्टर्ड किए थे इन्होंने 14,143 केसेस अंडर द फेमा एंड PMLA बिटवीन 2019 से 2020-21-22 तक इन्होंने 14,000 समथिंग केस जो हैं वो सॉल्व किए थे। उसके बाद फेमा फेमा क्या करता है, इजी बनाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्ट कर सके इंडिया में। ओके, हाँ जी, ये हमारा खत्म हुआ क्या, फेमा और फेरा। ठीक है, और फेरा का एक बात ये था कि इसमें ना अगर आपने कोई केस किया है तो बहुत बहुत दिन इस मतलब सॉल्व नहीं होते थे केस वगैरह, तो इसमें जल्दी सॉल्व हो जाते थे। ये रेगुलेशन से रिलेटेड था, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड था, समझ में आया। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, कौन, फेरा, और ये बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन था इसमें, मतलब आपको केस सॉल्व भी हो जाएगा और, ठीक है, और जो भी कुछ रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से होता था। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक। मैं आपको फुल सिलेबस कराऊंगी, धीरे 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 हमारा सिलेबस जो है चल रहा है। अब डेली क्लासेस आया करेंगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।